गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11 के लिए लेक्चर नंबर 4 ग्रेविटेशन के ऊपर बेस है ये। और लास्ट लेक्चर में ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 3 में हमने कुछ प्रॉब्लम्स किए थे। उनमें से एक प्रॉब्लम बच्चों मैं देख रहा हूं कि थोड़ा सा रह रहा है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट उस टाइप से पूछा जाता है एग्जाम में। वो कैसे है देखते हैं। मान लो हमारे पास दो मास है, एक ये मास है, एक ये वाला मास है, ठीक है। इसको कुछ भी हम बोल दिया, जैसे मान लीजिए कि 4m बोल दिया। इसको कोई दूसरा जैसे बड़ा मास है, इसको हमने 15m बोल दिया, ठीक है। ये इन दोनों के सेंटर है और सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी भी आपको दे रखी है। मान लीजिए 16 मीटर इसके बीच की दूरी दे रखी है। आपसे कह रहे हैं कि भाई इन दोनों मासेस की वजह से किस पॉइंट पर, मतलब कहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू 0 होगी। भाई ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू 0 मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर आप 1 किलोग्राम का मास रखेंगे, उस मास पर लगने वाला फोर्स 0 हो। भाई किसी भी पॉइंट पर अगर आप 1 किलो मास रखते हो तो उस 1 किलो पे, मान लो, मैंने फिर से बता रहा हूं एक बार, अगर आपके पास केवल यही मास और कुछ नहीं है, ये कुछ है ही नहीं, एक ये मास है, कह रहे यहां पर कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी। अगर ये 2 किलो है बच्चों, अगर ये 2 किलो का मास है और इसके बीच में ये 2 मीटर की दूरी है, तो यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी या ई की वैल्यू अगर आपसे निकलवाए कोई, तो वो क्या होगी। यहां पर पहले 1 किलोग्राम का मास रखिए, उस मास को ये वाला 2 किलो का मास कितनी ताकत से खींच रहा है, उसी को ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहा जाता है। तो इस 1 किलो को ये वाला ऐसे अट्रैक्ट करेगा, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरीके से, मतलब ये ऐसे खींचा चला आना चाहिए। आए या ना आए वो बात अलग है कि फोर्स कम हो जाएगा या नहीं आ पाएगा, लेकिन कोशिश यही है, टेंडेंसी यही है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। और वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की वैल्यू होती है क्या, जी, ये तो आता ही हमेशा सबके साथ, जिस मास की वजह से निकाल रहे, इसकी वजह से निकाल रहे हैं, 1 किलो कुछ नहीं, इसकी वजह से निकाल रहे हैं, जी एम बटा इनके बीच की दूरी 2 का स्क्वायर, ये होती थी ई या जी जो भी है। अब एक मास है तो निकाल लिया, 2 मास है तो दोनों की वजह से निकाला जाएगा। भाई फोर्स तो जितने मास है सब लगाएंगे, ये तो यूनिवर्सल लॉ है नेचर का। तो अगर मान लो यहां पर दूसरा मास भी हो तो दूसरा भी लगाएगा, इस 1 किलो पे ऐसे उसको ऐसे खींचेगा, है ना। अब उन दोनों की वजह से नेट फोर्स निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरीके का कुछ यूज होने वाला है। सो लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन आउट। हम इन दोनों को सेंटर से सेंटर मिला लेते हैं भाई, ये मिला लिया और उसको आगे पीछे भी बढ़ा लेते हैं, क्या पता हमें यूज हो जाए, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में एक तो ये जगह बची है खाली, भाई यहां पर कहीं फील्ड इंटेंसिटी निकालो, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर भी निकाल सकते हैं, यहां पर भी निकाल सकते हैं। कह रहा है इधर, इधर या फिर इधर, इन 3 जगहों में से कौन सी जगह ऐसी होगी जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू 0 होगी। भाई हम चेक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमने चेक किया यहां पर फील्ड स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं, 1 किलो का मास रखो, हमने 1 किलो यहां रख के देख लिया, मतलब यहां पर या यहां पर, यहां पर, मान लो यहां रख लिया, ठीक, 1 किलो हमने यहां रखा। इस 1 किलो के मास पर ये वाला मास एक फोर्स लगाएगा, कैसे, उसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ये वाला मास इस 1 किलो को ऐसे खींचेगा, देखो कम दूरी है 1 किलो और इस 15 में कम दूरी है, तो ज्यादा फोर्स से मैं ज्यादा दिखा दिया, ज्यादा ताकत से इधर खींचेगा इसको, ज्यादा मास और कम दूरी है, क्या होता है फोर्स, जी एम बटा आर स्क्वायर। अगर मान लो मास ज्यादा हो, दूरी कम हो, तो फोर्स ज्यादा हो जाता, तो बहुत ज्यादा फोर्स है। देखो मैंने बड़ी लेंथ से दिखाया, लेंथ ऑफ दिस एरो रिप्रेजेंट कर रही है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब ये वाला मास, ये छोटा मास है और इस मास और इस 1 किलो के बीच में दूरी बहुत ज्यादा, तो एफ बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा, लेकिन वो होगा किस तरफ, मतलब जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू है, ये वाला मास भी उस 1 किलो को इधर खींचेगा, ये वाला भी इधर खींचेगा, तो ये वाला जो खींच रहा है वो थोड़ी सी कम ताकत से खींच रहा है, ऐसे मान लो इतने से खींच रहा है, वो ये ज्यादा से खींच रहा है, क्यों, मास भी ज्यादा, मास ज्यादा होने से फोर्स ज्यादा, फील्ड ज्यादा, डिस्टेंस कम से भी ज्यादा, मतलब दोनों ही केस इसके लिए तो अच्छे ही रहे, ये तो ज्यादा ही करेगा, ये मास भी कम, दूरी भी ज्यादा, तो ये कम रहेगा।
तो भाई कुल मिलाकर ये ज्यादा ये कम कुछ भी हो है तो एक ही डायरेक्शन दोनों जुड़ जाएंगे और जीरो कभी नहीं आ सकता। अगर आप आगे ले जाओगे तब भी देखो ये भी देख ये भी देख, दोनों एक ही डायरेक्शन दोनों जुड़ जाएंगे। अगर आप सोचो यहां पर निकालें, यहां 1 किलो रखो, यहां 1 किलो रखोगे तो ये वाला क्या करेगा, ये वाला इसको खींचेगा इधर, ये वाला इसको, ये बड़ा मास है पर बहुत ज्यादा दूरी पर है, हो सकता है लगभग बराबर के आसपास हो जाए, क्यों मास ज्यादा है तो ज्यादा ताकत से खींचेगा, लेकिन दूरी भी तो ज्यादा है उसकी वजह से कम हो जाएगा। इसका मास कम है लेकिन दूरी कम होने की वजह से ज्यादा, लगभग बराबर बराबर हो जाएंगे, तो ये भी जुड़ जाएंगे बच्चों, यहां भी जुड़ जाएंगे। जुड़ने से तो कोई चीज जीरो होती नहीं है। अब यहां पे कहीं रख के देखो, यहां रखा 1 kg, यहां पर जब 1 kg रखेंगे तो क्या होगा, ये बड़ा सा मास इस 1 किलो को छोटी दूरी होने की वजह बहुत ताकत से खींचेगा, इधर ऐसे खींच दिया मान लो इतने बड़े फोर्स से। ये 4m तो 15m से बहुत छोटा है, लेकिन दूरी इसके और इसके बीच में भी दूरी भी ज्यादा हो गई। दूरी ज्यादा होने से फोर्स कम हुआ, मास कम होने से भी कम हुआ, मतलब इसका तो कम ही रहेगा। ये मान लो 1 किलो को ये वाला ऐसे खींचा, लेकिन छोटे से फोर्स से खींच रहा, ये छोटे से ये बड़े से, तो बड़े में से छोटा घटेगा, फिर भी कुछ ना कुछ तो रहेगा ना, जीरो तो नहीं हो सकता। तो यहां पर भी नहीं हो सकता, यहां पर भी नहीं हो सकता, यहां पर भी नहीं हो सकता। लेकिन बच्चों अगर आप इस पॉइंट को थोड़ा सा नजदीक ले आए, इधर थोड़ा सा इधर ले आए, इस तरफ ले आए, तो क्या हो सकता है। देखो अब ये 1 kg का मास है, इस पर ये 4m वाला जो बेशक से मास कम है, 15 से तो 4 कम ही है, लेकिन भाई दूरी भी तो कम है, इसलिए मान लो ये इतनी ताकत से खींचेगा इसको। और ये वाला बड़ा मास है, मास बड़ा है लेकिन दूरी भी तो ज्यादा है, तब हो सकता है कि दोनों बराबर हो जाए। देखो मतलब इस छोटे वाले मास के आसपास, दोनों मासेस के बीच में और छोटे वाले के आसपास, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर पे ही बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि वो एक दूसरे को बैलेंस कर दे और ई की वैल्यू 0 आ जाए। चांसेस हैं कि बैलेंस कर दे और ई की वैल्यू 0 आ जाए। तो करके देखो, आपने मान लिया शायद यहां पे कहीं कोई पॉइंट होगा जो उसके सेंटर से x दूरी पर है, मान लो x दूरी पर ऐसा हो सकता है, अनुमान लगाया, पॉसिबिलिटी है, तो ट्राई करके देखते हैं उसकी x की वैल्यू कितनी आएगी। बच्चों ये x है, पूरा 16 है, तो ये कितना बच गया, 16 में से x गया, ये बच गया। अब देखो इस पॉइंट पे आप ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ निकालो, इसकी वजह से फील्ड स्ट्रेंथ की फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था, E इज इक्वल टू या G इज इक्वल टू क्या बताया था, GM/r²। याद रटो मत, आपको पता है E होता क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट मास, तो E होता है फोर्स अपॉन यूनिट मास, तो F क्या हो जाता है, F हो जाता है EM। तो यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं करेंगे, F की वैल्यू डाल दो इसमें। F क्या होता है भाई, GMM/r², M से कट गया तो GM/r² हो गया था, ठीक है। तो यहां पर आप E की वैल्यू निकाल लो, यहां पर E की वैल्यू इसकी वजह से क्या होगा, E यहां पर इसकी वजह से है ना, उसको G भी लिख सकते हैं, E भी लिख सकते हैं। तो 4m की वजह से क्या होगा, कैपिटल G, और मास कितना है 4m बटा, और दूरी कितनी है भाई x मान रखा हमने, ये हो गया। अब ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ 15m की वजह से ये क्या होगा भाई, G तो हमेशा आएगा, इनटू जो मास है जिसकी वजह से निकाल रहे हो, 15 की वजह से GM/r²। ये दूरी कितनी है भाई, इस जहां 1 किलो रखा है और इसका सेंटर के बीच की दूरी 16 - x का होल स्क्वायर। लेकिन अब ये इसकी वजह से, ये इसकी वजह से, जो आपने ये लेंथ दिखाई थी ना, ये बराबर हैं दोनों, तो इनको इक्वल कर दो। इनको इक्वल करोगे तो क्या हो जाएगा, G से G कट ही रहा, तो M से M भी गया, यहां पर क्या आ जाएगा, 4/x² इज इक्वल टू 15/16 - x का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखो क्या करेंगे, थोड़ा सिंपल कर लो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे ऐसे, तो क्या हो जाता है भाई, 4 × 16 - x का होल स्क्वायर बटा x²। मैं क्रॉस नहीं कर लेता हूं, मैं ऐसा करता हूं, इसको ऐसा कर लेता हूं, और बच्चों मैं क्रॉस नहीं कर रहा हूं, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा मेरे लिए, 1 मिनट। क्रॉस नहीं कर रहे हैं, बस मैं सिंपल कर रहा हूं, समझ जाओ कैसे है। इज इक्वल टू, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, अब नीचे x² ही रखा और इधर 15 आ गया। अब क्या करूंगा, इस 4 को मैं इधर ले आता हूं इसके नीचे। अब देखो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो इसको इकट्ठा लिख सकते हैं, 16/x बटा x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15/4। ठीक है। अब अगर मैं इधर भी अंडर रूट ले लूं तो इधर भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ ले लेते हैं। इससे तो कट जाएगा, कटेगा तो क्या होगा भाई,
यह जाता है 16 माइनस एक्स बटा एक्स इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर रूट क्या होता है, जो भी हो देख लो भाई, 15 का तो कुछ आएगा, 4 चौक 16 होता है ना। तो 15 बटा 2 आ गया, ये आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। अब यहां से आप x निकाल सकते हो, इजीली निकल सकता है, चाहे तो आप कर लें। इसका स्क्वायर आ गया, तो यहां से आप x, मतलब ये हमने वैल्यू को टिपिकल ले लिया, इस तरीके से x की वैल्यू निकल जाएगी भाई, आप सोल्व कर लेंगे बच्चों, है ना। ये मेरा मकसद यही था सिर्फ समझाना, यहां से कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो। ये बाई चांस हमने वैल्यू ऐसी ले ली जो फिट नहीं बैठ रही है। अब 15 का रूट कितना होता है, लगभग 4 से थोड़ा कम रहेगा, है ना। 4 को 2 से डिवाइड करो 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आसानी से निकल सकती है। ठीक है बच्चों, इसको इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, आप समझ गए होंगे। इसको 1-2 बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं इसको रब कर दूं, आगे चलें। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ फॉर ए होलो स्फीयर। क्योंकि हमारी अर्थ एक स्फीयर जैसी है लगभग, तो अगर हम होलो स्फीयर तो नहीं है, करिए सॉलिड है, तो सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर को इसलिए पढ़ेंगे ताकि हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को अच्छे से जान पाए, और वही हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो अब है बच्चों ग्रेविटेशनल, एक बार मैं देख लूं सब सही चल रहा है कि नहीं। Yes, it is going well. Gravitational field strength of a hollow sphere. एक होलो स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है। देखो, मान लो ये कोई होलो स्फीयर है आपके पास, ठीक है, ये इसका सेंटर है। तो अगर आप बाहर बैठे हैं, यहां पर कह रहे इस पॉइंट पर, इस होलो स्फीयर, ये क्या है, होलो स्फीयर है बच्चों, होलो स्फीयर, अंदर से खोखला है, सिर्फ इसके पेरीफेरी पर थोड़ा थोड़ा मटेरियल है, थोड़ा थोड़ा मटेरियल इसके पेरीफेरी पर है, कुछ तो मोटाई होगी इसकी, मान लो ये लोहे के पतरे से बना है, तो उस पतरे का कुछ मास तो होगा, ठीक है। और ये सर्कल नहीं है बच्चों, स्फीयर है, होलो स्फीयर, एक गोला, जैसे फुटबॉल होती है, फुटबॉल की कुछ थिकनेस होती है, वैसे ही कुछ है। इसका सेंटर है, आप यहां निकालना चाह रहे हैं कि कितनी फील्ड स्ट्रेंथ होगी इस पॉइंट पी पे। तो फील्ड स्ट्रेंथ का तो फॉर्मूला होता है GM बटा R स्क्वायर। हमारे को बताया गया है कि इस होलो स्फीयर का मास m है और रेडियस r है, हमें दिया हुआ है। इसका ये रेडियस हो गया, देखो ये रेडियस है कैपिटल R यहां तक, और मास m है, जो मास m जो है ऐसे बिखरा हुआ है, जैसे फुटबॉल का मास होता है। यहां पर आपको E की वैल्यू या G की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे भाई, इस पॉइंट पर 1 किलो का मास रखेंगे, और ये जितने का है, कितने का है, m kg का आपको बता रखा है। तो यहां पर फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या आएगी, G@P इज इक्वल टू G, ये तो हमेशा आएगा, M जिसकी वजह से निकाल रहे हो वो तो आपको कैपिटल M दे रखा है, GM बटा दूरी, कैसे, जहां पर आपने 1 किलो का मास रखा है और जिसकी वजह से आप निकाल रहे हो उसका सेंटर और इसके बीच की दूरी, ये हो जाएगी, ये बच्चों, ये इसको स्मॉल r बोलते हैं, ये स्मॉल r से लेते हैं हम, कुछ भी ले सकते हो बट यही सही रहेगा, GM/R स्क्वायर, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इस पॉइंट पे आ गई, सीधे सीधे आ गई। अब कोई कहे कि भी ऐसे हम थोड़ा कहीं कहीं निकालना, तो जितना भी R वेरी करेगा, यहाँ पे R छोटा हो जाएगा, वहां पे R और बड़ा हो जाएगा, यहाँ कुछ और हो जाएगा, यहाँ कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं कि मैं तो इसके पेरीफेरी पे आके बैठ गया, इसकी सर्कमफेरेंस पे फुटबॉल के ऊपर से चींटी बैठती है, तो यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, यहां पर 1 kg रख दो, उस केजी और सेंटर के बीच की दूरी कितनी होगी, कैपिटल R हो गई। तो इस पॉइंट पे सरफेस पे कितनी वैल्यू आ गई, E की वैल्यू सरफेस पे आ गई कितनी, वो P पॉइंट पे था बाहर आउटसाइड, ये सरफेस पे, स्मॉलेस्ट मतलब सरफेस पे, ये क्या है, G तो हमेशा आएगा, फॉर्मूला है GM, इसका मास वही GM, और इस 1 किलो और इसके दोनों के सेंटर के बीच में दूरी कितनी है, R, तो GM, फार्मूला वही है, वहां पर दूरी स्मॉल r थी, यहां पर कैपिटल R हो गई। अब कोई कहे कि नहीं इसके अंदर जाके देखते हैं, ठीक है, आप यहां आ गए, यहां जब आप आए इस पॉइंट पे आ गए, कोई कह रहा है यहां पे कितना होगा, इस आप फुटबॉल के अंदर चले गए हवा में, जैसे कोई मच्छर जो है फुटबॉल के अंदर जो हवा होगी थोड़ी बहुत, उसमें मच्छर उड़ रहा है, तो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर मच्छर किसी पॉइंट पर होगा, तो उस पॉइंट पे कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी, वो कैसे निकलेगी, उसको निकालने के लिए एक मिनट बच्चों मैं देख लेता हूं, हमारे मोबाइल में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है,
एक मिनट रुक जाओ, इसको लगा देता हूं चार्जिंग में। हाँ, बंद हो जाता है मोबाइल। चलो अब देखिए, हम यहां निकालना चाह रहे थे, तो यहां पे निकालेंगे तो आपको करना क्या है, जिस भी पॉइंट पे आप निकालते हैं वहां 1 केजी का मास रखते हैं। 1 केजी का मास रखा। अब इस मास के को खींचने के लिए अंदर कोई मास है क्या? कोई मास यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, लेकिन ये रहे देखो, ये छोटे छोटे मास मिले हुए सारे, उसके जो सर्कमफेरेंस जो पेरीफेरी थी, ये मास है। ये सब मास इस 1 किलो को खींच रहे होंगे। देखो इस 1 किलो को खींचने के लिए देखो इसके इधर का जो मास है, ये मास, ये मास, ये मास, ये इस 1 किलो को ये भी खींचेगा इधर, ये खींचेगा इधर। एक्चुअली बिल्कुल नजदीक नजदीक है बच्चों, में तो दूर दूर दिखा रहा हूं थोड़ा सा। ये सभी मास इसको खींच रहे होंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। ये ऐसे सारे मास इसको खींच रहे होंगे। साथ वाला भी खींच रहा होगा, ये भी खींच रहा होगा, ये भी ऐसे सारे मास इसको खींच रहे होंगे ऊपर की तरफ। तो एक कोई इसका कोस देखो, ये है तो इसका कोस सब जुड़ जाएंगे, साइन कट जाएंगे सबके, है ना भाई। अगर इसका लोगे तो इसका, अगर आप कोई भी एंगल लेते हो, इस तरफ एंगल लेते हो, तो कोस ये साइन ये, या फिर कोस ये साइन ये, कोई एक कंपोनेंट कट जाएगा, दूसरा रह जाएगा, वो सब जुड़ जाएंगे। मतलब कोई एक वैल्यू आ जाएगी आपकी इस तरफ नेट में। ऐसा लग रहा है जैसे इस तरफ कोई एक वैल्यू आ जाएगी, इन सब के नाम की एक वैल्यू इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं ये आ गई एक वैल्यू। अब पीछे वाले मास इसको पीछे खींच रहे होंगे। ये जो मास है इस 1 किलो को इधर खींच रहा होगा, ये मास साथ वाला इधर खींच रहा होगा, ये इधर खींच रहा होगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ऐसे खींच रहे होंगे सभी। ठीक है, तो भाई देखो, ये जो मास थे, ये वाले जो मास थे, ये एक्चुअली मास तो ये है, मास तो ये वाले है। तो ये जो मास थे, पीछे वाले मास, ये इसको इधर खींच रहे, आगे वाले उधर खींच रहे, तो दोनों की वजह से नेट 0 हो जाता है। आप कहोगे 0 क्यों हो जाता है सर, ये तो ज्यादा मास है, ज्यादा ताकत से खींच रहा। ठीक है भाई, मास ज्यादा है, मास ज्यादा होने से फील्ड ज्यादा होगी, लेकिन आर भी तो ज्यादा है इनका। आर ज्यादा होने की वजह से ई कम हो जाएगी। यानी कि इन सब मासेस के लिए, इन सब बड़े मासेस के लिए ई की वैल्यू अगर मास ज्यादा होने से ज्यादा हो रही है, तो एट द सेम टाइम आर के ज्यादा होने से वो कम भी तो हो रही है। क्लियर। लेकिन जो पीछे वाले मास है वो मास कम है, मास कम होने से ई कम हो गई, इनकी देखो कम है, लेकिन आर भी तो कम है, आर कम होने से ई ज्यादा हो गई। इस तरीके से एडजस्ट हो गई कि कुल मिला के जो इस तरफ लग रही थी उतनी ही इस तरफ, यानी कि अंदर ई नेट इस पॉइंट पर 0 हो जाएगी। ई नेट जो है वो अंदर 0 हो जाती है होलोस्फीयर के लिए। तो ये सब समझ में आया बच्चों कि एक होलोस्फीयर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 होती है, बाहर में Gm/r², सरफेस पे वही Gm/r² है, बस r स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R हो गई। इसको अगर आप चाहो तो समराइज में लिख लो। कैसे? पहला पॉइंट आउटसाइड, अगर आप आउटसाइड निकालना चाहते हो ड्यू टू होलोस्फीयर, आउटसाइड मतलब जब आपकी स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से ज्यादा हो। देखो स्मॉल r कैपिटल R से ज्यादा हुआ तो आप बाहर से ले गए थे, और वहां पर E आउटसाइड की वैल्यू क्या आ गई थी? Gm/r²। और दूसरा पॉइंट देखो सरफेस पे, सरफेस पे क्या R और R बराबर हो गए हैं हमारे, तो वहां पर E सरफेस इज इक्वल टू Gm/r की जगह कैपिटल R आ गया। और अगर आप अंदर देखते हो, इनसाइड होलोस्फीयर के अंदर देखते हो, यानी कि R की वैल्यू कैपिटल R से कम होगी। देखो जब आप यहां पर हो तो स्मॉल r ये है आपका, वो कैपिटल R, ये स्मॉल r, ये स्मॉल r कैपिटल R से कम ही रहेगा, तो स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। तो यहां पर E की वैल्यू इनसाइड में 0 होती है। ये तो सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। इसको साफ कर दें, जल्दी से पूरा करते हैं भाई, डाटा का बड़ा दिक्कत है। लेट मी रब इट। अब हम देखेंगे बच्चों आउटसाइड एक होलो सॉलिड स्फीयर की वजह से, इनसाइड आउटसाइड और सरफेस पे एक सॉलिड स्फीयर की वजह से, क्या करेंगे? मान लो कि सॉलिड स्फीयर है, ये रहा सॉलिड स्फीयर, अंदर से ऐसे पूरा सॉलिड है, मतलब सोचो कि फुटबॉल के अंदर हवा नहीं बल्कि पूरा प्लास्टिक ही है ना, पूरा सॉलिड भरा हुआ है। तो ये इसका सेंटर है। आप यहां पर निकालना चाहते हैं बाहर पी पॉइंट पे निकालेंगे, तो सेंटर से बाहर की दूरी को आप स्मॉल r बोलते हो।
तो यहां पर ई की वैल्यू तो वही आ जाएगी। देखो यहां पर ई निकालोगे तो 1 kg यहां रखा, ये 1 kg को ये पूरा मास ऐसे इधर खींचेगा, सेंटर की तरफ इस तरफ खींचेगा, इसकी वैल्यू इधर आएगी, है ना बच्चों, इसलिए माइनस में लिखते हो, क्योंकि आर उधर लेते हो तो जी या ई इधर आता है, इधर खींचेगा तो ई की वैल्यू क्या होती है, जी, ये तो हमेशा आता है। मास किसका, जो 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 चीज इसको खींच रही है, क्या खींच रही है, इसका मास एम और रेडियस आर दे रखा है इसका भी, तो जी एम बटा इन दोनों के सेंटर में दूरी कितनी है, 1 किलो में, और इस पूरे स्फीयर के सेंटर के बीच की दूरी स्मॉल आर, तो ये हो गया बाहर। तो आप लिख सकते हो पहला पॉइंट क्या, जब आउटसाइड लिख लो पहले, आउटसाइड में क्या बोलते हैं, स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से ज्यादा है, तो ई एट आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई, जी एम बटा आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आप ऐसे करते करते कहीं भी निकाल सकते हो। अगर सरफेस पे आ गए तो क्या होगा, यहां पर आप आ गए तो क्या होगा, तब आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगी, आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगी। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, सरफेस पे क्या होगा भाई, सरफेस पे होगा आपका आर और कैपिटल आर बराबर हो गए, तो उसमें ई एट सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, जी एम बटा दूरी आर स्क्वायर। उसी तरीके से दो फार्मूले वही हैं जो होलो में थे, बाहर और सरफेस पे तो वही फार्मूला है, बस अंदर वाली दिक्कत है। अब तीसरा देखते हैं, मान लो आप ऐसे करते करते अंदर आ गए, यहां पे आ गए, मान लो ये आ गए इस पॉइंट पे जब आप आ गए, ये तो पूरा सॉलिड मास है, तो जब आप यहां आए, इसमें घुसते सरफेस से यहां या फिर इधर से यहां आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, किधर से भी आ सकते हो। तो जब इस पॉइंट पे आए तो आपके पास अब दो तरह के मास हैं, एक मास ऐसे है जो आपके पॉइंटिंग टुवर्ड्स योर हेड आगे की तरफ है, एक मास क्या है, आप अगर यहां खड़े हो, ये जो दूरी है आपकी स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर लेकर के आपने एक सरकमफेरेंस लगा दिया, ये एक मास है जो आपको आपके आगे है, मतलब आप यहां खड़े हैं, ये मास इधर है आपकी तरफ, और दूसरा मास ये बाकी बचा हुआ, कौन सा बच्चों, एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा ढंग से बना लेता हूं इसको। देखो दूसरा मास कौन सा है, ये लगा लो, किस तरीके से लाएंगे तो अलग खींच देता हूं, देखो ये एक मास ये इस तरीके का है, ये वाला। तो जब आप यहां पे खड़े हो, इस चीज को मैं जूम करके अलग से बना देता हूं थोड़ा सा, कैसे, देखो अगर मैं इसको बनाता हूं तो ये हो गया अंदर, मैंने कैसे बनाया इसको, लाइन ऐसे बनाया, एक अंदर वाला जो सेंटर है आप यहां खड़े थे, ठीक है, आप यहां पर हैं, ये आपका स्मॉल आर है, स्मॉल आर, और मैंने इस चीज को जूम कर दिया, बाहर वाले मास को मैंने यहां दिखा दिया थोड़ा सा। आप कहोगे गैप कैसे आ गया, अरे भाई समझने के लिए थोड़ा सा समझने का तरीका है, हमने ऐसे बना दिया बाहर वाला मास, ये देखो ये बाहर वाला है, बाहर वाले को बनाया ऐसे, ठीक है, ये बाहर वाला बना दिया, ये गैप नहीं है बच्चों, ये वैसे बनाया है समझने के लिए, जैसे हम एलिमेंट चीज को जूम कर देते हैं, जो आप खड़े थे वो जो जगह थी उसको आपने थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दिया और फिर चीजों को समझ रहे हैं, तब ज्यादा अच्छा समझ पाएगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्यू आएगा। देखिए जब आप यहां पर हैं तो ये जो मास है जिसको मैंने इस तरीके से क्रॉस कर रखा, 45 डिग्री पे लाइन ऐसी है, इस मास के लिए तो आप ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके अंदर हो। भाई जब आप होलोस्फीयर के अंदर थे तो क्या लग रहा था कि जैसे मान लो एक जब फुटबॉल था, फुटबॉल के अंदर जो मच्छर उड़ रहा था, खाली हवा जब थी, तब क्या था कि फुटबॉल की पतली सी थिकनेस थी, वो प्लास्टिक या रबड़ जो भी होता फुटबॉल का, तो अब वो पतली थिकनेस थी, अब मैं कह रहा हूं थिकनेस थोड़ी ज्यादा हो गई है। जब मैं इस सॉलिड स्फीयर के अंदर चला गया हूं तो जो इतनी थिकनेस मैंने पार कर ली, अंदर चला गया, तो मैं ये भी तो हाइपोथेटिकल मान सकता हूं कि इतनी सारी थिकनेस का एक होलोस्फीयर है जिसके अंदर मैं हूं। भाई इस मास के लिए, बाहर वाले मास के लिए तो मैं ये मान सकता हूं कि इतनी थिकनेस के होलोस्फीयर के अंदर हूं मैं, क्लियर है। अच्छा, तो होलोस्फीयर के अंदर जो होते हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 0 होती है। भाई इस मास की वजह से इसको मैं क्या बोलूं, इसको मैं बोल दूं आउटसाइड सरफेस, इसको सरफेस 2 बोल दूं, इसको सरफेस या मास बोल देता हूं, मास 2 बोल दिया या मान लो m ही बोल देता हूं, उसको m' बोल देता हूं, इसको मैंने m बोल दिया पर m तो हमें उसको पूरी बॉडी का दे रखा है,
इसको हम M1 बोल देते हैं बच्चों, M1, और इसको हमने M2 बोल दिया। अंदर वाला M2 है, बाहर वाला M1 है। M1 की वजह से यहां पर जो फील्ड हम है, यहां पर जो हम खड़े हैं, यहां पर जो फील्ड होगा वो एक तो बाहर वाले मास की वजह से होगा, एक अंदर वाले मास की वजह से। इसको पॉइंट P बोल देता हूं जो आप अंदर हैं। सॉरी भाई। तो फील्ड एट P क्या होगा, P पॉइंट पे फील्ड ड्यू टू M1 की वजह से फील्ड प्लस फील्ड ड्यू टू M2 की वजह से। तबीयत थोड़ी खराब चल रही है बच्चों। M1 की वजह से फील्ड और M2 की वजह से फील्ड। तो भाई M1 की वजह से M1 के लिए तुम कैसा महसूस करेंगे, M1 के लिए हम ऐसा लगेगा कि भाई हम तो एक होलोस्फीयर के अंदर हैं। M1 के लिए हम होलोस्फीयर हैं, M1 हमारे लिए होलोस्फीयर हुआ, तो होलोस्फीयर की वजह से हमारे ऊपर कोई फील्ड नहीं होगी, हमारे ऊपर कोई फील्ड नहीं होगी, इसको आप जीरो बोल सकते हो। भी हमने अभी भी तो देखा कि होलोस्फीयर की वजह से अंदर कोई फील्ड नहीं होता है, ठीक है। और M2 मास, जो अंदर वाला मास है, उसके लिए तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अलग से खोल के निकाल दूं, ये M2 है, देखो ये वाला M2 है जिसको आपने ऐसे खींच रखा था। आप यहां पर थे तो M2 के लिए तो आप सरफेस पे हो, लेकिन अगर बात करो इसकी, किसकी, M1 की, ये M1 है जो आपने ऐसे खींचा है, देखो ये M1 है जिसको आपने ऐसे खींचा है। तो M1 के लिए आप कहां खड़े थे, यहां खड़े थे, यहां पे खड़े थे। तो ये तो देखो एक होलोस्फीयर ही हुआ, होलोस्फीयर की वजह से यानी कि M1 की वजह से पॉइंट P पे जीरो हो गया। और M2 की वजह से यानी कि इसके लिए आप यहां खड़े हो, तो इसके लिए अब क्या हुआ, आप सरफेस के सरफेस पे खड़े हो, इस सोलिड स्फीयर में सरफेस पे खड़े हो, तो क्या हो, देखो सोलिड स्फीयर के सरफेस पे अभी भी आपने देखा होता है Gm/r स्क्वायर। तो यहां पर जो होगा इसमें ये क्या होगा, इस पे क्या देते हो, सरफेस पे, सरफेस पॉइंट हमारे लिए सरफेस। और सरफेस की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ये तो जीरो हो गया, सरफेस की है Gm बटा ये जो दूरी है यहां से यहां तक की दूरी कितनी है भाई, स्मॉल r, देखो स्मॉल r दूरी पर है हम, देखो मैंने अलग अलग व्यू दिखाए हैं, ठीक है, ये है r, तो स्मॉल r दूरी पर है, ठीक हो गया। ये आपकी ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू आ गई। जीरो में जोड़ दोगे तो P पॉइंट पे अंदर सॉलिड स्फीयर में आपकी ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू आई Gm/r स्क्वायर, ठीक है बच्चों। लेकिन ये मास m नहीं है यहां पर, अगर आपने नोट किया हो, मैंने गलत पुट किया है, Gm नहीं है यहां पर। आप जो इसमें जो आप सरफेस पे आप बैठे हो, सरफेस पे फॉर्मूला Gm/r स्क्वायर होता है, लेकिन इसका मास m नहीं है, m2 है, इसका मास तो m2 है, तो Gm2/r स्क्वायर आ गया। अब देखो मैं थोड़ा सा साफ करूं क्या, वो वाले सरफेस और आउटसाइड वाले साफ कर लेता हूं, क्योंकि ये साफ करूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, ये साफ कर लेते हैं। अब देखो भाई, इसमें एक अजम्पशन है, ये डेरिवेशन करते वक्त आप एक अजम्पशन करते हैं। क्या अजम्पशन करते हैं कि डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज यूनिफॉर्म, स्फीयर इज यूनिफॉर्म। एक स्फीयर की वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी रो जो है वो यूनिफॉर्म है। मतलब रो होता क्या है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो मास कितना है इस पूरे सॉलिड स्फीयर का जो आपने लिया, कैपिटल M आपको दे रखा है, रेडियस r दे रखा है, तो मास अपॉन, और वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई r क्यूब। इसको अगर ढंग से लिखो तो क्या जाता है, m 3 ऊपर चलाएगा, 3m अपॉन 4 पाई r क्यूब, ये रो आ गया। ये ऐसे ही पड़ा रहने दो, जैसा भी आपको लगे ऐसा ही रहने देते हैं तो ठीक रहेगा। चलो ठीक है। अब देखो ये आपके डेंसिटी के फार्मूला आ गया। यहां पर अब P पे Gm2/r स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ गया। अब देखिए हम करेंगे क्या कि हमें M2 निकालना है, तो M2 कैसे निकलेगा, M2 की वैल्यू बच्चों यहां लिख रहा हूं, M2 क्या है, अगर आप यहां खड़े हो तो जो अंदर वाला स्फीयर उसका मास है, अंदर वाले स्फीयर का मास क्या होगा, मास क्या होता है भाई, जब डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और डेंसिटी क्या है, डेंसिटी अभी आपने निकाली,
डेंसिटी तो कह रहे हैं कि पूरी यूनिफॉर्म है, सबका सेम रहेगा, तो इस पूरे की जो है वो यहाँ पर छोटा सा जगह उठा के उसकी भी डेंसिटी कह रहा है उतनी ही रहेगी, ये उठा उसकी भी उतनी ही रहेगी। तो डेंसिटी की वैल्यू डाल दो इसमें। डेंसिटी है m/4/3 पाई आर क्यूब, पूरे वाले मास की डेंसिटी इतनी है, इनटू में वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा भाई, m2 के लिए m2 का वॉल्यूम कितना है, m2 का वॉल्यूम 4/3 स्मॉल r, इसका रेडियस स्मॉल r है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक हो गया। देखो m2 क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी तो पूरी अपने पास है मास अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या होगा, इस मास का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो भाई यहां पर क्या करें, 4/3 पाई से पाई कट गया, 4/3 से 4/3, पाई से पाई कट गया, तो m2 आपके पास आ गया m इंटू आर क्यूब बटे आर क्यूब। ये m2 की वैल्यू आ गई बच्चों। इस m2 को आप यहां डाल दीजिए, तो EP क्या हो जाएगा, देखो यहां से EP क्या हो जाएगा, G m2 की वैल्यू वो आ गई आपके पास, m2 की वैल्यू कैपिटल M के टर्म में आ गई। एक्चुअली हमें जो गिवन है वो कैपिटल M है, m2 तो दे ही नहीं रखा। तो अब हमारी ये हेडेक हो जाएगी कि किसी भी तरीके से हम m2 को m की टर्म में लेके आए, जो हमें दिया हुआ वही तो पुट करेंगे। तो m2 की वैल्यू डाल दो, m2 की वैल्यू क्या आई, m r क्यूब बटा हुआ कैपिटल R क्यूब। ये तो हमने डाली m2 की वैल्यू, ये g होगा, नीचे R क्यूब और लिख दो। अब स्क्वायर से ये कट जाएगा तो ऊपर R आ गया, तो फॉर्मूला क्या आया, P पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आ गई, GMR बटा R क्यूब, GMR बटा R क्यूब, GM स्क्वायर से स्क्वायर कट गया R, GM बाई R क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूला है यहाँ पर। अंदर सॉलिड स्फीयर में अंदर में जो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ निकालते हैं उसका ये फॉर्मूला निकल के आया। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर के अंदर जो ग्रेविटेशन फील्ड हम निकालते हैं वो स्मॉल r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आप किसी अर्थ के, या अर्थ लगा लो सॉलिड स्फीयर जैसा ही अर्थ, आप अर्थ के सेंटर पे खड़े हो, तो सेंटर पे खड़े हो तो r 0 हो गया। देखो यहां पर तो r कितना, इतना है। अगर आप अंदर जाते 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 सेंटर पे ही चले गए, अर्थ के सेंटर पे गहराई में, तो r की वैल्यू 0 हो गई। जब r 0 हो जाएगा तो E भी 0 हो गया। मतलब जो आपकी ग्रेविटी की वैल्यू होती है G, वही तो है ये, G की वैल्यू 0 हो जाती है अर्थ के सेंटर पर। और जैसे आप बाहर आओगे तो r बढ़ेगा। देखो r बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते स्मॉल r कैपिटल R यहां हो गया। तो यहां पर ये